दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। उम्मीद लोग लगाए बैठे थे कि जैसे नेपाल जल रहा है ऐसे ही भारत जलेगा, लेकिन फिलहाल नेपाल शांत हो गया है और नेपाल में एक अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया है। और जैसे कि खबरें आई थी उसी के अनुसार सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि दोस्तों नेपाल में शांति स्थापित हो गई, लेकिन बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या जैन जेड आंदोलन विफल हो गया है? क्या जैन जेड आंदोलनकारियों के बीच में आपस में मतभेद हो गए हैं? क्या जैन जेड आंदोलन का उद्देश्य मात्र इतना ही था और कुछ रहस्य अभी तक बरकरार हैं कि आखिर इस जैन जेड आंदोलन के पीछे कौन सी दुनिया की ताकत या ताकतें थीं? सबके अपने अपने कयास हैं। कोई किसी के ऊपर शक कर रहा है और फिलहाल कोई किसी के ऊपर शक कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस दिन जैन जेड आंदोलन शुरू हुआ और जब खबरें आनी शुरू हुई तब यह कहा जा रहा था कि जैन जेड आंदोलन का कहना है सरकार इस्तीफा दे, संसद को भंग करा जाए, संविधान को रद्द किया जाए, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, एक निश्चित समय के अंदर संविधान का पुनर्लेखन किया जाए और उसके बाद नए संविधान के अनुसार नेपाल के अंदर चुनाव कराया जाए। जब आंदोलन अपने पीक पे था और नेताओं के साथ मारपीट, उनके घर जलाने की खबरें आ रही थी, तब खबर यह भी आई थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो चीन की कठपुतली थे और भारत के घनघोर विरोधी थे, जिन्होंने कहा था कि जिन राम की भारत में पूजा होती है अयोध्या के राम उनसे अलग है, जिन्होंने कहा था कि वो अयोध्या भारत की अलग है और नेपाल की अयोध्या अलग है, और जिन्होंने कहा था कि नेपाल की जो सीता है उनका भारत के राम के साथ कोई संबंध नहीं। खबरें आई थी कि वो केपी शर्मा ओली को नेपाल छोड़कर भागना पड़ गया और वो चीन चले गए। खबरें यह भी आई थी कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडवाल ने त्यागपत्र दिया है क्योंकि राष्ट्रपति भवन को फूंक दिया गया था। लेकिन अब जब आंदोलन समाप्त हुआ है, शांत हो गया है, तब खबरें इसके विपरीत आ रही है। कुछ खबरें इसके विपरीत हैं। आपने देखा होगा लगभग 2.5 दिन नेपाल में पूरी हिंसा हुई। दो दिन तक जब भरपूर हिंसा हो गई तब रात को श्रीलंका के सेनाध्यक्ष अशोक राज सिगडोल उन्होंने देश के नाम संबोधन किया और चेतावनी दी कि अब नेपाल की शासन व्यवस्था का नियंत्रण नेपाल की सेना के हाथ में है और यदि किसी भी तत्व ने नेपाल में कहीं लूटपाट आगजनी करने की कोशिश करी या कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया तो नेपाली सेना सख्ती से उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ या उन आंदोलनकारियों के खिलाफ या उन लूटपाट करने वालों के खिलाफ पेश आएगी। जिस वक्त सेना अध्यक्ष राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे, उनके ठीक पीछे 18वीं सदी के नेपाल के हिंदू शासक
राजा पृथ्वीनारायण शाह का चित्र लगा हुआ था और इस चित्र ने पूरे नेपाल, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर का ध्यान खींचा था। और इस चित्र को लेकर वजह से ही तमाम तरीके की आशंकाएं पैदा हो गई थी। फिलहाल रात को ही जैन आंदोलनकारियों के बीच में और सेना के बीच में बातचीत हुई, लेकिन बाद में पता लगा कि जब जैन आंदोलनकारियों और सेना के बीच में बातचीत हो रही थी, उस वक्त कुछ नेपाली राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो कहा यह जा रहा था कि इस आंदोलन के होने का सबसे बड़ा कारण नेपाल के कम्युनिस्ट नेताओं की लूटपाट और भाई भतीजावाद बहुत बड़ा कारण है। और यह लूटपाट और भाई भतीजावाद में सिर्फ नेपाल के सारे दलों के कम्युनिस्ट नेता ही शामिल नहीं है, बल्कि नेपाल का एक बड़ा राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, जिसका भारत की कांग्रेस पार्टी से भी बहुत निकट का संबंध है, उसके भी नेता इस लूटपाट और भाई भतीजावाद में शामिल रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों से नेपाल में चाहे व्यापार के अवसर हो, चाहे पर्यटन उद्योग के अवसर हो, चाहे विशेष नियुक्तियों के सवाल हो, चाहे नौकरियों का मसला हो, ये सब कुछ नेपाल के कम्युनिस्ट नेताओं और नेपाली कांग्रेस, जिसका भारत की कांग्रेस पार्टी से बहुत गहरा संबंध है, उसके नेताओं ने आपस के रिश्तेदारों में बांटा और जो पद बचे, जो क्षेत्र बचे, उनको पैसे लेकर बांटना शुरू कर दिया। और इन सारे क्षेत्रों में नेपाल के युवाओं को भागीदारी करने का कोई मौका नहीं मिला। नेपाल के युवा इन कम्युनिस्ट नेताओं के और नेपाली कांग्रेस के इस व्यवहार से, इस लूट खसोट से, इस भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से त्रस्त से कहा जाता है, इसीलिए यह आंदोलन हुआ था। हालांकि फिलहाल नेपाल के अनेक वामपंथी दलों ने, अनेक कम्युनिस्ट नेताओं ने कुछ और आरोप भी लगाए हैं। नेपाल के कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि जो आंदोलन नेपाल में हुआ जैन जट का, इसके पीछे अमेरिका शामिल था। हालांकि हमने एक चीज और देखी कि जब जैन जट आंदोलन चल रहा था और आंदोलनकारियों ने कम्युनिस्ट नेताओं को मारा और पीटा, और यहाँ तक कि उनके हाथ पैरों में रस्सियां बांधी और उनको कुर्सियों पर बैठाकर और उनको सड़कों पर जरूर निकाल घुमाया, तब उनके गलों में एक तख्ती लटकी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, मैं हूं अमेरिका का दलाल। हालांकि ये सब वामपंथी थे। तो अब एक और वामपंथी दल कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश थी, और दूसरी ओर जैन जट आंदोलन ने जिन नेताओं को पकड़ा वो उन पर आरोप लगा रहा था कि अमेरिका के दलाल से सच्चाई पता नहीं क्या। फिलहाल खबर ये आई थी कि केपी शर्मा ओली चीन भाग गए, लेकिन अब बाद में पता लगा है कि उनको सेना ने अपनी छावनी में सुरक्षित शरण दे दी थी और वो अभी भी नेपाल के अंदर है और सेना की सुरक्षा में है। हालांकि फिलहाल वो अपने पद पर नहीं है,
पद से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने भी एक बयान जारी करा है और उन्होंने बयान में अपना आरोप लगाया है कि ये जो जैन जेड आंदोलन था, इसके पीछे भारत सरकार थी। भारत किसी भी कीमत पर मेरी सरकार को गिराना चाहता था। उनका यह आरोप है कि चूंकि मैंने लिपुलेख दर्रा जो 1860 से पहले, यानी कि अब से करीब 165 साल पहले नेपाल का हिस्सा था, और जिसको 165 साल पहले तत्कालीन भारत के शासक अंग्रेजों ने नेपाल को बहुत बड़ी संख्या में तत्कालीन मुद्रा देकर और सोना देकर खरीद लिया था। वो उनका कहना है कि पिछड़ मौली का कि मैं उस लिपुलेख दर्रे को वापस लेना चाहता था। और इसके अलावा उनका कहना है कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो नेपाल का है, मैं उसको वापस लेना चाहता था। इसलिए भारत ने मेरी सरकार को गिराने के लिए इस जैन जेड आंदोलन का प्रायोजन किया। हालांकि नेपाल में एक और भी गुट है और इनका कहना है कि इस आंदोलन के पीछे नेपाल की सेना का हाथ था। और इन्होंने आरोप लगाया है कि सेना ने जैन जेड आंदोलनकारियों के पीछे छिपकर नेपाल की वामपंथी सरकार, नेपाल के सेक्युलर ढांचे को और नेपाल के संघवादी ढांचे को नष्ट करने का एक कुत्सित प्रयास किया है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सेना कान खोल कर सुन ले, हम यानी कि नेपाल के वामपंथी नेपाल के सेना के इन प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। हम नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। मैं आपको बता दूं कि जब उस रात को आंदोलनकारियों के मध्य ऑनलाइन वोटिंग हो रही थी और लगभग 2800 आंदोलनकारियों ने, जो आंदोलनकारी संगठनों के सदस्य थे, उन्होंने वोटिंग करी थी, उसमें से अधिकांश लोगों ने, यानी कि 1400 से ज़्यादा लोगों ने, कहा जाता है कि यह संख्या लगभग 2400 की थी। 2400 लोगों ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन किया था। लेकिन फिलहाल दोस्तों, जब रात को नेपाल के सेनाध्यक्ष ने संबोधन किया और उन्होंने अगले दिन सुबह ऑफिशियली रूप से आंदोलनकारियों को अपने साथ बातचीत के लिए बुलाया, तभी बहुत सारे नेपाल की जनता में यह खबर फैल गई कि नेपाल की सेना मध्यस्थता कर रही है और वहाँ नेपाल के कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं को बुलाया गया और वहाँ नेपाल के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं। उसी समय प्रदर्शनकारियों ने सेना के उस मुख्यालय को घेर लिया और वो ये मांग करने लगे कि काठमांडू के मेयर वालेन शाह को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। लेकिन नेपाल के सारे प्रदर्शनकारी इस नाम पर सहमत नहीं थे। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वालेन शाह जितने चीन विरोधी हैं उतने ही अमेरिका विरोधी, उतने ही भारत विरोधी हैं। और कहा यह जाता है कि वो पूरी तरीके से अमेरिका समर्थक माने जाते हैं। अभी तक के उनके जितने बयान पब्लिक डोमेन में है, जितने उन्होंने नीतिगत बयान दिए हैं, जितने उनके समर्थकों की ओर से इशारे आते हैं, वो यही बताते हैं कि वालेन शाह अमेरिका समर्थक है। जबकि प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा गुट
सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार बनाना चाहता था। कहते हैं उस वक्त सेना भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों में आपस में मारपीट हो गई, आपस में झगड़े हो गए और सुशीला कार्की के समर्थकों पर बालन शाह समर्थकों ने हमला कर दिया। कहा यह भी जाता है, हालांकि यह पुष्ट खबर नहीं है, कि जो इस्लामिक ताकतें थीं नेपाल की, शायद वो भी बालन शाह का समर्थन कर रही थी। और कहा जाता है इन्हीं ताकतों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला करा था। हालांकि आरोप यह भी है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं ने, कम्युनिस्ट नेताओं ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला करके आंदोलन को विभाजित करने का प्रयास किया था। अगले दिन सेना भवन के बाहर जब ये मारपीट हो गई, और आप लोगों ने टीवी पर वो दृश्य देखे होंगे, जब सुशीला कार्की के समर्थकों को बालन शाह समर्थक बुरी तरह मार रहे थे, तब सेना ने कड़ा रुख अपनाया और सेना ने चेतावनी दी कि अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सेना सख्ती से निपटेगी। और सेना ने स्पष्ट किया कि उसका भी नेपाल में इंटरेस्ट है और वो भी अपने विचार रखेगी इस बात को लेकर कि अंतरिम सरकार किसके हाथ में जाए। और उन्होंने कहा, सेना ने, कि हम उस अंतरिम सरकार का गठन चाहते हैं, हम उस व्यक्ति को नेपाल का अंतरिम सरकार देखना चाहते हैं जिसके लिए नेपाल सर्वोपरि हो, ना कि कोई और देश। और उस लिहाज से उन्होंने कहा कि वो उन आंदोलनकारियों से सहमत हैं जो सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि नेपाली कांग्रेस और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में बैठे चीनी पिट्ठू सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार के रूप में नहीं देखना चाहते थे। उसी वार्ता के समय पता लगा कि रामचंद्र पौडवाल, जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं और जिनकी हिंसा के दौरान ये खबर आई थी कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उनका त्यागपत्र नहीं हुआ है और वो भी बातचीत में शामिल हैं। पूरे दिन ये बातचीतें होती रही। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडवाल, सेनाध्यक्ष, प्रदर्शनकारियों और नेपाल के राजनीतिक दलों के नेताओं के मध्य कल फिर बातचीतें हुई। और फिर बालन शाह ने, जो काठमांडू के मेयर हैं, अपने नाम को पीछे लेना उचित समझा, क्योंकि उनके नाम पर बहुमत प्रदर्शनकारियों जो और संगठन थे वो सहमत नहीं थे। हालांकि ताकत में बालन शाह के समर्थक भारी पड़ रहे थे और वो अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा का सहारा ले रहे थे। तब बालन शाह ने एक बयान जारी करा कि वो सुशीला कार्की के पक्ष में अपना नाम वापस ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं अभी इतना ही मेरी उम्र नहीं है कि मैं नेपाल की सरकार को संभाल सकूं। मैं अभी और अनुभव लेना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि नेपाल में अगले 6 माह के अंदर चुनाव हो, फिर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर नेपाल के अंदर सरकार बनाना हम पसंद करेंगे। और उन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से घर जाने की अपील करी और सुशीला कार्की को समर्थन देने की घोषणा करी। इसी बीच सुशीला कार्की ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हैं।
उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच में बहुत गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म भारत की सीमा से 25 किलोमीटर नेपाल के अंदर की ओर हुआ है और मेरे तमाम रिश्तेदार भारत में रहते हैं। मेरी शिक्षा तो भारत में हुई ही है। मेरे तमाम मित्र जो मेरे साथ पढ़ते थे आज भी मेरे जहन में हैं। नेपाल के वामपंथियों का आरोप है कि सुशीला कार्की का ये बयान भारत को संतुष्ट करने के लिए दिया गया था। नेपाल के वामपंथी यह भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बयान इस बात का परिचायक है कि जैन जैट आंदोलन के पीछे भारत था और इस जैन जैट आंदोलन के बाद भारत की मोदी सरकार ने नेपाल में चीनी कठपुतली, चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सरकार को हटा दिया और वहां सुशीला कार्की की सरकार को स्थापित कर दिया। फिलहाल सुशीला कार्की भारत की समर्थक है या चीन के समर्थक होंगे या अमेरिका के समर्थक होंगे, इस बारे में यदि मैं निष्पक्ष रूप से कहूं तो अभी कुछ कहना जल्दी होगा। सुशीला कार्की के पति का संबंध नेपाली कांग्रेस से रहा है और जब नेपाल में राजशाही के खिलाफ नेपाली कांग्रेस आंदोलन कर रही थी उस वक्त उनके पति सक्रिय रूप से नेपाली कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने सरकारी धन को ले जा रहे एक विमान का अपहरण कर लिया था और उस विमान को बिहार के फोर्ब्सगंज हवाई अड्डे पर उतारा गया था और वो धन लूटकर उन्होंने नेपाली कांग्रेस को सौंप दिया था ताकि नेपाली कांग्रेस नेपाल के राजशाही के खिलाफ आंदोलन को और गति दे सके। हालांकि यदि उनके पति नेपाली कांग्रेस के समर्थक थे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सुशीला कार्की भी उसी तरीके की होंगी, लेकिन सुशीला कार्की उसके बाद न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई और सुशीला कार्की का एक रिकॉर्ड बिल्कुल अभी तक स्पष्ट है कि उन्होंने न्यायाधीश के रूप में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और यही नीति नेपाल के वो चाहे कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओली हो, चाहे विपक्षी कम्युनिस्ट पुष्पे प्रचंड हो, चाहे विपक्षी वामपंथी शेर बहादुर देपा हो या नेपाली कांग्रेस के और तमाम नेता हो, उनको पसंद नहीं आई क्योंकि ये सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे थे। इनके घरों से सोने और कैश के भंडार मिले हैं। एक 5 बार के पूर्व प्रधानमंत्री के घर से एक सुरंग पकड़ी गई है जिसमें बड़ी मात्रा में सोना और कैश भरा हुआ था। हालांकि प्रदर्शनकारी अपने प्रदर्शन के दौरान उस सुरंग तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब जब सेना ने तलाशी ली तब सेना उस सुरंग तक पहुंची है। तो सुशीला कार्की की शपथ हो गई है। फिलहाल सुशीला कार्की ने संकेत दे दिया है कि वो भारत के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, बल्कि भारत के प्रति संबंधों को प्राथमिकता देती है और भारत के प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हैं और उनसे शीघ्र मिलने की इच्छुक हैं। लेकिन उन्होंने चीन या अमेरिका के खिलाफ भी कोई बयान नहीं दिया है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि फिलहाल जो नई सरकार गठित हुई है, अभी भारत सरकार को चिंतित होने की जरूरत नहीं है और हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि नेपाल में अब नेपाल और भारत के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सतर्कता की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद नेपाल के कम्युनिस्ट इस जैन जैट आंदोलन से कुचल दिए गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है।
नेपाल के बहुत सारे वामपंथी नेताओं के बयान आए हैं। उनके बयान लगातार भारत के खिलाफ उग्र हैं और ऐसा प्रयास हो सकता है कि वो सुशीला कार्की आंदोलन की सरकार को विफल करने का प्रयास करें, कोई पलटवार करें और जेएनजेड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कोई हिंसा हो और काठमांडू में फिर कोई भारत विरोधी सरकार बैठ जाए। ये सब कुछ इसलिए हो रहा आशंका हो रही है क्योंकि जेएनजेड आंदोलनकारी आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पाए हैं, वो आपस में विभाजित हैं और ऐसा लगता है कि वो नेपाल के, चीन, भारत और अमेरिका से रिश्तों को लेकर एक मत नहीं है। जहां उनमें से एक गुट नेपाल को अमेरिका के नज़दीक लेकर जाना चाहता है, वहीं दूसरा गुट का मानना है कि भारत और नेपाल के बीच में रोजी रोटी और सांस्कृतिक धार्मिक एकता का संबंध है, इसलिए नेपाल को और भारत के साथ घनिष्ठ रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। यदि ये समन्वय आंदोलन से पहले स्थगित हो जाता तो शायद जेएनजेड आंदोलन को हम असफल सोचने के बारे में भी होने के बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हुए जरूर कहूँगा कि जितना नुकसान ये उम्मीद थी कि वो नेपाल के कम्युनिस्ट भ्रष्टाचारियों को और नेपाली कांग्रेस जिसका संबंध भारत की कांग्रेस से बहुत घनिष्ठ है, उसके भ्रष्टाचारी भाई भतीजावादी नेताओं को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे, वो आपस में विभाजित होने के कारण उतना नुकसान नहीं पहुंचा सके। देखते हैं फिलहाल आगे होता है क्या। सुशीला कार्की किस तरीके से नेपाल को लेकर आगे चलती हैं और नेपाल की सरकार किस तरीके से भारत, चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाती है। आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर बात करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।